लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड क्राउच ट्रायंगुलराइजेशन मेथड को यूज करते हुए किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि इटरेटिव मेथड के अंतर्गत गॉस जैकोबी मेथड को यूज करते हुए कैसे हम किसी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट मेथड में हमने जो 3 डिफरेंट मेथड्स कवर किए थे उनमें हम क्या करते थे कि मैट्रिक्स मेथड को यूज करते हुए एलिमिनेशन करते थे और अननोन मींस एक्स वाई जेड का हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज इटरेटिव मेथड की यदि हम बात करें, सबसे फर्स्ट मेथड हम लेंगे गॉस जैकोबी मेथड, देन गॉस सीडल मेथड एंड देन रिलैक्सेशन मेथड। 3 मेथड यहाँ भी हम कवर करेंगे इटरेटिव मेथड में। देखो नाम से समझ में आता है कि इटरेटिव मेथड में क्या होगा, जो भी अननोन होंगे अपने पास एक्स वाई जेड, उनको हम नंबर ऑफ स्टेप्स पे जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। नंबर ऑफ इटरेशंस पे यहाँ पे काम होने वाला है, तो सॉल्यूशन या प्रोसीजर कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट हम यहाँ पे एक्स वाई जेड की अननोन्स की जो वैल्यूज निकालेंगे वो बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म में निकालेंगे, मतलब ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो सबसे बेहतर ढंग से दिए गए सिस्टम को सेटिस्फाई कर सके। तो इटरेटिव मेथड के अंतर्गत गॉस जैकोबी मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है अभी हम समझने का प्रयास करते हैं, देन हम इस पे एक एग्जांपल भी कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान के चलिए कि सपोज कोई एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल की टर्म्स में हमको गिवन है। सपोज a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, then a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, then a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। सपोज ये कोई एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है जो हमको गिवन है, जिसको हमको इटरेटिव मेथड या गॉस जैकोबी मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात तो हम ये डिस्कस करें कि क्या इटरेटिव मेथड या गॉस जैकोबी मेथड हर एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता है। तो हम कहेंगे नहीं। कारण उसका ये है कि जो इटरेटिव मेथड होता है ये बेसिकली अप्लाई तभी होता है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही हम इटरेटिव मेथड को यूज करेंगे, जिसके अंतर्गत हम गॉस जैकोबी, गॉस सीडल एंड रिलैक्सेशन मेथड का अध्ययन करेंगे। अब यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इटरेटिव मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर हम मैट्रिक्स मेथड या और किसी मेथड से ही उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन का मतलब तो क्लियर है कि भाई यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशंस अपने को गिवन है, जिसमें 3 अननोन अपने पास आते हैं एक्स वाई एंड जेड। हमारा पर्पस होगा कि हम एक्स वाई और जेड का यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करें। इटरेटिव मेथड कहा है मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस पे हमें काम करना होगा। अब वो कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होगी तो ही हम इटरेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशन ये होती है कि देखिए यहाँ पे अपने पास अननोन है 3, हमें करना क्या होगा कि इन तीनों अननोन्स के लिए हर इक्वेशन से हम देखें कि किसी एक अननोन मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है उसका मैग्नीट्यूड रिमेनिंग वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो। अब सपोज यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन में, सपोज x, तो x का जो कोफिशिएंट है वो है a1, तो हम ये कहें कि a1 का जो मैग्नीट्यूड है मींस इसका मॉड जो है वो बड़ा होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में रिमेनिंग जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड से, मींस मॉड a1 is greater than mod b1 plus c1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हम, अब देखिए यहां हमने यदि x का कोफिशिएंट लिया है ना, तो नेक्स्ट इक्वेशंस में जो रिमेनिंग वेरिएबल है, जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड को हम चेक करें कि क्या वो बचे हुए वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड से लार्जर है या नहीं। तो अब मान लो यहां से हमने x लिया, तो सेकंड इक्वेशन से सपोज आप y ले, तो y का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास b2, मॉड ऑफ b2, जो कि बड़ा होना चाहिए आपके पास मॉड a2 प्लस मॉड c2 से। सिमिलरली यदि हम थर्ड इक्वेशन से z के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो जिस मॉड ऑफ c3 दैट विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ a3 प्लस मॉड ऑफ b3। अब देखिए ये कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यदि इसको बहुत आसान सी भाषा में हम समझे कि ये सब क्या हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन को हम इस प्रकार से सेट करें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड का जो डायगोनल फॉर्म हो रहा है a1 a2, ये a1 b2 एंड
C3। तो A1 B2 और C3 का जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉड है, वो रिमेनिंग वेरिएबल के कोफिशिएंट्स के मैग्नीट्यूड के सम से बड़ा होना चाहिए। जहां हमको ये प्रोसीजर मिला, मतलब कहने का ये कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके ऐसे हो कि इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट जो है वो रिमेनिंग के कोफिशिएंट से क्या हो, लार्जर हो। यदि ये अपने को मिल जाती है सिचुएशन, तो हम कहेंगे कि इटरेटिव मेथड जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इटरेटिव मेथड अप्लाई हम करें, अब इसके बाद की क्या प्रोसीजर की, चलो हमने देख लिया कि हमको ये सिचुएशन मिल गई। अब किसी केस में क्या हो कि मान लो यहाँ पे y का कोफिशिएंट लार्जर है, यहाँ पे z का है और यहाँ पे x का है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हम इक्वेशंस को शफल कर सकते हैं, उसको रीअरेंज कर सकते हैं इस प्रकार से कि पहली इक्वेशन हम वही लिखे जिसमें x का कोफिशिएंट लार्जर हो, सेकंड वही लिखे जिसमें y का, और थर्ड वही लिखे जिसमें z का, ताकि हम ये कह सके कि डायगोनल कोफिशिएंट जो है वो रिमेनिंग से क्या है, लार्जर है। अब इस प्रकार की सिचुएशन तो हम इक्वेशन को देख के अरेंज इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं होता है। अब मान लो ये सब सेटअप हो जाता है, देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन हो रहा है, इटरेटिव मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन टू अप्लाई द इटरेटिव मेथड। तो इसके बाद हम वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालें, तो वर्किंग रूल सबसे पहला तो ये कंडीशन होगा वर्किंग रूल में। सेकंड कंडीशन ये होता है कि जो हमारा x होता है, फर्स्ट इक्वेशन से मान लो हमने कहा कि या फर्स्ट इक्वेशन से x का कोफिशिएंट लार्जर है, सेकंड से y का, और थर्ड से मान लो z का कोफिशिएंट लार्जर है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालेंगे। और वो x का वैल्यू कैसा आएगा आपके पास, देखिए x विल भी क्या हो जाएगा, d1 माइनस b1y माइनस c1z, और अपोन में अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन a1, इसको हम लिख दें 1 अपॉन a1। तो x का वैल्यू क्या निकला यहां से, d1 1 अपॉन a1 माइनस इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z। अब सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करें, y का वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट लार्जर था, तो देखिए यहां से y का जो वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब b2y को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से, b2y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज d2 माइनस a2x माइनस c2z। अब b2 चूंकि y का मल्टीपल था, इसको राइट साइड शिफ्ट करें तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन b2। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में जो है वो z का कोफिशिएंट लार्जर था, तो यहां से z का वैल्यू निकल के आएगा, c3z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज d3 माइनस a3x माइनस b3y। और यहां से यदि हम देखें तो c3 का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट c3 था, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन c3। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो yz की टर्म में आया, y का वैल्यू x और z की टर्म में आया, और z का वैल्यू x और y की टर्म में आया। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हमने कोफिशिएंट जो है वो किसका लार्जर है, उस बेसिस पे हमने उस वेरिएबल को रिमेनिंग की टर्म में एक्सप्रेस किया, यहां से x, यहां से y, यहां से z निकाला। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में कंडीशन वेरीफाई किया, सेकंड में हमने जो लार्जर कोफिशिएंट हुआ करता था उस वेरिएबल को हमने रिमेनिंग वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस किया। अब थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, यहां से शुरू होगा अब इटरेशन प्रोसेस, ठीक है ना। मतलब यहां पे हम ये मान सकते हैं अब कि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है, सपोज वो क्या है, एक्स वाई जेड के इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम ले लें, सपोज x0, y0 and z0। सपोज दीज आर द इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ x, y and z। तो इनके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस क्या होंगे, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x, y, z का हम कह दें x1, y1 and z1। सपोज दीज बी द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस ऑफ x, y and z, जिनके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को अपन ने x0, y0 and z0 कहा। अब x, y, z अपने पास अवेलेबल है, इनके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस हम कैसे फाइंड आउट करें, तो हमको करना कुछ नहीं है, जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस है मतलब x, y and z, इनको सबको हम जीरो से रिप्लेस कर दें। इफ यू रिप्लेस x, y, z बाय जीरो इन ये जो इक्वेशन इनका सेट हम कहें इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो स्टेप 2 में x, y, z आया ना, इन सभी में यदि हम वेरिएबल्स x, y, z को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें राइट हैंड साइड में, जो y, z है, x, z है और x, y है, इनको यदि हम जीरो ले लें तो अपने को x, y, z के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1, y1, z1 मिल जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन a1 इंटू यहाँ पे आया अपने पास d1, और ये वैल्यू हो गई आपके पास 0। मतलब यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि d1 माइनस b1 इंटू y0 माइनस c1 इंटू z0। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए पहले भी हम यही तो प्रोसेस करते थे ना, कि जो x, y, z है उनकी जगह उनके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रखते हैं x0, y0, z0।
तो एक्स वाई जेड जो है वो उनके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब x1 y1 z1। यहां से y का वैल्यू निकालें तो इट विल बी 1 अपॉन b2 इंटू यहां से अपने को मिलेगा d2 माइनस a2 x0 माइनस c2 z0। सिमिलरली इक्वेशन थर्ड से हमको मिल जाएगा z का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, दैट विल बी 1 अपॉन c3 इंटू d3 माइनस a3 x0 माइनस b3 y0। तो देखिए इस प्रकार अपन ने x y z की जगह इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 y0 z0 सब्स्टिट्यूट किया, तो x y z का हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1 y1 z1 मिला। अब यहां देखिए ये a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 देन i3 b3 c3 एंड d3, ये क्या है, हमने चूंकि हम वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक जनरल डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को ये सब चीजें मिल रही है। जब हम एग्जांपल की बात करेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे ना, तो वहां पे ये सब न्यूमेरिक वैल्यूज दिखेंगे। तो x y z का अपने को एक न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू मिलेगा, जिसको हम जिसके बेटर अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करते चले जाएंगे और तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि x y z की वैल्यूज जो है वो दशमलव के 3 अंकों तक समान ना आ जाए। जब तक x y z अपनी वैल्यू को रिपीट ना कर जाए, तो उन दो इटरेशंस कि हम कंपैरिजन लेंगे यहाँ पे। जब x y z एक समान आने लग जाए तो हम कहेंगे कि भैया यहीं स्टॉप करना है और अपना आंसर जो है वो x y z का फाइनल वैल्यू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप जैसे आप लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या करना होगा, अब हमको चाहिए सेकेंड इटरेशन, और सेकेंड इटरेशन में x1 y1 z1 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, x2 y2 एंड z2। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x y z के सेकेंड इटरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो भाई इनको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो इसके पहले हम कहें कि जो स्टेप नंबर 3 में जिसको हम कहें इक्वेशन नंबर 3, अब इन इक्वेशंस में हम क्या करें, x y z की प्लेस पे x1 y1 z1 रख दें। इफ वी सब्स्टिट्यूट x1 y1 एंड z1 इन प्लेस ऑफ x y z, तो जो x1 y1 z1 है वो x2 y2 z2 में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे हम इसको कहें ये 1 अपॉन a1 था, अब यहाँ पे d1 माइनस b1 y0 जो है वो रिप्लेस हो गया y1 से, माइनस c1 z0 रिप्लेस हुआ z1 से। अब इसी प्रकार यदि हम y2 निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे 1 अपॉन b2 इंटू d2 माइनस a2 x1 माइनस c2, यहां आ जाता अपने पास z1। अब इसी प्रकार यदि हम यहां बात करते तो ये हो जाता 1 अपॉन में d3 और इंटू d3 माइनस a3 x1 माइनस b3 y1। अब देखिए यहां हमने क्या देखा, जब सबसे पहले स्टेप में तो हमने देखा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कब मिला, पूरे सिस्टम में x y z को x0 y0 z0, मतलब x y z को डायरेक्टली जीरो से रिप्लेस करें तो आपका x y z जो है वो x1 y1 z1 आया पूरे सिस्टम में। फिर हमने क्या किया, x y z जितने भी राइट हैंड साइड पे थे यदि उनकी प्लेस पे हमने x1 y1 z1 लिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे x y z थे वो x2 y2 z2 बने। अब नेक्स्ट हम जो है थर्ड इटरेशन की बात करें तो थर्ड इटरेशन एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, समझ में आ गया हमको, x3 y3 एंड z3 होगा, जो कि कैसे मिलेगा, यदि यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह हम क्या रखते हैं x2 y2 z2 रखते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा x y z का नेक्स्ट इटरेशन, दैट मींस x3 y3 एंड z3। कहने का मतलब यह है कि x y z की मोस्ट रिसेंट वैल्यूज को यदि हम दिए गए सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो हमें उनके नेक्स्ट इटरेशंस जो है वो मिलते चले जाएंगे। इस प्रकार अब ये इटरेशंस कहां तक निकालेंगे, जब तक कि XYZ की वैल्यूज दशमलव के 3 अंकों तक या कहें कि रिपीट ना होने लग जाए, तब तक हम इस प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करते चले जाएंगे। प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होगी बट है सिंपल, क्योंकि करना कुछ नहीं है, XYZ की मोस्ट रिसेंट वैल्यूज को आप सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करते जाएं, XYZ की आप नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो निकालते चले जाएं। तो आई होप कि प्रोसीजर जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।